साथियों, पॉलिटिकल समाधान द्वारा भारतवासी पार्टी में आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, आज का जो विषय है डिवीज़न ऑफ द इंडियन सोसाइटी, क्योंकि हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए भारतीय समाज का विभाजित होना, भारतीय समाज का बंटे होना हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के प्रगति के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। साथियों, जो इंडियन सोसाइटी है, इसके जो डिवीज़न का आधार है, जो विभाजन का आधार है, वो धर्म के आधार पे भारतीय समाज बटा हुआ है। धर्म में बहुत सारे धर्म पूरे संसार में, बहुत सारे मत पूरे संसार में फैले हुए हैं, पर भारत के संदर्भ में 5-6 धर्म ऐसे हैं जो इंडियन सोसाइटी को अपने अपने सोच और विचार के अनुसार विभाजित कर रखे हैं। धर्म में जो मुख्य रूप से जाना जा रहा है, उसको हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म के नाम से जानते हैं, जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का निर्माण है। ये दो व्यवस्थाओं का निर्माण करके तथाकथित जो भारत के अधिकार वंचित जो लोग हैं, 90 से ऊपर के लोग, 90% से जो ऊपर के लोग हैं, उनके ऊपर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जबरिया थोपी गई है। अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में उसको देखेंगे। पहले हम लोग इस डिवीज़न ऑफ द इंडियन सोसाइटी के संदर्भ में इसके आधार को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो धर्म के बाद है वो वर्ण व्यवस्था है, उसके बाद जाति व्यवस्था है, उसके बाद नस्ल के आधार पर डिवीज़न है। जो सबसे ज्यादा भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है, जो विभाजित कर रहा है, वो वर्ण व्यवस्था, वो जाति व्यवस्था है। भारत में लगभग 6743 जातियों में भारत के अधिकार वंचित लोग शासक वर्गों के षड्यंत्र के द्वारा बांटे गए हैं, जो भारतीय समाज के लिए, प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। वैसे तो जो तथाकथित हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, इस हिंदू धर्म के 4 पिलर्स है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है। हिंदू धर्म में अर्थात ब्राह्मण धर्म में 4 पिलर्स है। वर्ण व्यवस्था उस पिलर का मुख्य आधार है। इस वर्ण व्यवस्था में पहला पिलर जो है वो ब्राह्मण का है। दूसरा पिलर जो है वो क्षत्रिय का है।
तीसरा पिलर जो है वो वैश्य के रूप में है, और चौथा जो पिलर्स है वो शूद्र है। ये चार पिलर के बिना ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जो चार पिलर्स है, ये चार पिलर्स में ब्राह्मण सर्वोपरि है। ब्राह्मण के पास सबसे ज्यादा अधिकार है, स्पेशल प्रिविलेज है। क्षत्रिय के पास इनसे थोड़े कम अधिकार है, वैश्य के पास इनसे थोड़े कम अधिकार है, और शूद्र के पास कोई भी अधिकार नहीं है। ये अधिकार वंचित लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन 90% के आसपास है। ब्राह्मण जिनकी संख्या 3.5%, क्षत्रिय 3.5% और वैश्य 3.5% के आसपास है साथियों, और शूद्रों की संख्या 90% के आसपास है। अभी बिहार में जो जातीय जनगणना हुई 1932 के बाद, 1931 के बाद, उस जातीय जनगणना में ये डेटा आपके सामने आया। ये आधार जो है हिंदू धर्म का, ये बिना चार वर्णों के ये आधार बन ही नहीं सकता हिंदू धर्म का। अगर हिंदू धर्म कहीं भी आएगा, हालांकि ये मुगलों द्वारा दिया गया पहचान है, दिया गया नाम है, लेकिन ये वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। तो ये ब्राह्मण धर्म में ये चार जो पिलर्स है, इसके बिना वो धर्म चल ही नहीं सकता। ये उसका आधार है, जिसमें 90% लोग अधिकार वंचित लोग हैं। 90% लोग अधिकार वंचित है। कौन सा अधिकार है? चार प्रमुख अधिकार है: पढ़ना, पढ़ाना, शस्त्र रखना और संपत्ति रखना। ये चार प्रमुख जो अधिकार है, जो समाज पे नियंत्रण स्थापित करता है, ये अधिकार, ये चारों अधिकार ब्राह्मण संवर्ग के लोगों के पास है। दूसरे जो क्षत्रिय है, इनको धर्म में के अनुसार पढ़ने का अधिकार है, शस्त्र रखने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, परंतु पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वैश्य इनके पास एक अधिकार और कम है, ये पढ़ सकते हैं, शस्त्र नहीं रख सकते, पढ़ा नहीं सकते और संपत्ति रख सकते। दो अधिकार इनका कम है, दो अधिकार इनके पास है। ये क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और संपत्ति रख सकते हैं। लेकिन जो शूद्र है, ये ना तो पढ़ सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना शस्त्र रखता है, ना संपत्ति रख सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पूरे दुनिया के जगत में, पूरे दुनिया में मानव से सिर्फ दो अधिकार छीन लो, शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार छीन लो, वो गुलाम बन जाएगा। उसको गुलाम बनाने के लिए दो ही अधिकार छीनना बहुत काफी है। सोचो, आपकी इस ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म ने एक बहुत बड़े वर्ग को, जो पॉपुलेशन आज के समय 90% से ऊपर है, ऐसे वर्ग को पढ़ने और पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया इस सिद्धांत ने। सोचो कि ऐसे लोग जो पढ़ने, पढ़ाने और शस्त्र और संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित हुए, वो किस तरह के देश का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, ये लोग जन्म के आधार पर तय होते हैं। हेरिडेटिकल है, हेरिडेटिकल, वंशानुगत। यानी अगर कोई जाति या वर्ण का व्यक्ति
बनना चाहता है, अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहता है तो ब्राह्मण बनने का कोई भी उपाय नहीं है। ब्राह्मण पैदा होते हैं, जन्मजात है, वंशानुगत है। क्षत्रिय कोई बनना चाहे तो बनने का कोई भी प्राविधान, विधान या कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे कोई क्षत्रिय, अगर कोई सोच रहा है कि हमें क्षत्रिय बनना है, हमें क्षत्रिय बनने में अच्छा लग रहा है, तो क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्योंकि क्षत्रिय पैदा होते हैं, बनाए और बने नहीं जा सकते। तीसरा जो वैश्य है, वो वैश्य पैदा होते हैं, बन नहीं सकते, बना नहीं सकते। और चौथा जो शूद्र है, शूद्रों में 6743 जातियां बनी हुई है। 6743 जातियों में अगर कोई भी एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति में कन्वर्ट होना चाहे तो उसके कन्वर्ट होने का कोई भी विधान नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है। जिस जाति में उसी जाति में उसे मौत मिलेगी, जिस जाति में उसी जाति में उसे पैदा होना है। अगर कोई कहे कि हमें लोहार, यादव, बढ़ई, सोनार, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, यादव, अहिर, ये किसी भी जाति में हमें अगर घुसना है या जाति में हमें अच्छा लग रहा है, स्वीकार करना है, तो वो जो किसी भी जाति को कंसेप्टेबल नहीं है, सोच के आधार पे वो नहीं बन सकता। उसे अगर किसी भी जाति में जाना है तो नहीं जा सकता। 6743 जाति का आदमी एक एक खाने में, जिस खाने में डिब्बे में बंद है, उसी डिब्बे में उसे जीना है, उसी डिब्बे में मरना है। ये कहीं से भी कंसेप्टेबल नहीं है। मतलब सोच के आधार पे ये जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म, ये सोच के आधार पे किसी को भी, किसी वर्ण को वर्ण चेंज करना है, किसी जाति को जाति चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता साथियों। ये इसका स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल है, ये फ्रीज है, ये जम चुका है। इसमें कोई भी लिक्विडिटी नहीं है कि आप कोई शूद्र की जाति का कोई व्यक्ति चाहे तो ब्राह्मण बन जाए, ऐसा असंभव है। इसलिए विभाजन हजारों साल से चला आ रहा है। ये विभाजन भारत के लिए, भारत की गुलामी के लिए एक बहुत बड़ा कारण बना, बहुत बड़ा कारण। समझ लेना साथियों, पूरा हिस्ट्री उठा के देख लेना। बौद्ध कालीन के बाद 10वीं सदी से ये खेल जो है, वर्ण व्यवस्था का खेल, बुद्ध की विचारधारा से, बुद्ध की विचारधारा में घुस करके कुछ लोग वहां से बाहर निकले, कुछ विदेशी उसमें घुसे, घुस करके बाहर निकलने के बाद घोषणा की, इस धर्म का नामकरण किया और इस धर्म के नाम पे वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। और वर्ण व्यवस्था में क्या किया कि ये 3 वर्णों को अधिकार वंचित किया, और अधिकार वंचित का पोल न खुले, अधिकार वंचित हो लोग जो है वो अधिकार पाने के लिए सवाल न खड़ा करे। इसलिए इस सवाल को खत्म करने के लिए नाम आया, नाम दिया धर्म, ईश्वर। क्या घोषणा किया? जो स्पेशल प्रिविलेज लेने वाले लोग हैं, जिनके पास समस्त अधिकार है, जो शासक वर्ग है, इन लोगों ने क्या किया कि धर्म का और ईश्वर का नाम लेकर ये तमाम विचारधारा को, तमाम प्रोग्रामिंग को एक्टिवेट किया और धर्म ग्रंथों का निर्माण करके ये लोगों को बताने में, लोगों को थोपने में कामयाब हुए कि ये व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। इसलिए साथियों, इस देश का जो सोसाइटी है, जो विभाजन है सोसाइटी का, वो बहुत खतरनाक पोजीशन में है। एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के लिए किसी भी सूरत पे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जाति व्यवस्था ही इस देश के हजारों साल गुलाम रहने का कारण बना। साथियों, ये जो जाति व्यवस्था में 6743 जाति के जो लोग हैं, ये जाति व्यवस्था ही इनके गुलामी का कारण है, जाति व्यवस्था ही इनके पतन का कारण है। इसलिए साथियों, अपने आइडेंटिफिकेशन को, अपने आप परिचय को अगर आप किसी भी जाति के नाम से देते हैं, किसी भी जाति पे गर्व महसूस करते हैं, इसका मतलब कि आप अपनी गुलामी को, आप अपनी अधिकार वंचना को समर्थन दे रहे हैं।
और जो लोग अपनी गुलामी और अधिकार वंचना को समर्थन देते हैं उसका विनाश रोका ही नहीं जा सकता। दूसरा जो सबसे बड़ा आधार धर्म में, इस धर्म के अलावे एक धर्म और है जो विदेशों का है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बाकी जो भारत में धर्म है, उस धर्म में अगर कोई मुस्लिम बनना चाहता है या ईसाई बनना चाहता है या सिख बनना चाहता है, तो उसके लिए, या जो लोग इस धर्म में, मुस्लिम अर्थात इस्लाम धर्म में जाना चाहते हैं, ईसाई धर्म में जाना चाहते हैं, सिख धर्म में जाना चाहते हैं, वो लोग अगर चाहे कंसेप्टरी, मतलब उनका अगर कंसेप्ट, अगर सोच में आ गया कि नहीं ये अच्छा है, हम भी मुसलमान बनना चाहते, इस्लाम ग्रहण करना चाहते हैं, तो इनके पास ये विकल्प खुला हुआ। ये सारे दुनिया के मानवों को अपना विकल्प खोल रखे है कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन सकता है। जबकि इसके उल्टे कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण बनना चाहता है, किसी को अगर ब्राह्मण सोच या किसी को भी ब्राह्मण संस्कृति अगर पसंद आ गई, किसी को भी यानी हाउ, अगर वो चाहता है कि मैं ब्राह्मण बनूं, तो ब्राह्मणों ने इसको लाख कर दिया कि नहीं, ये ब्राह्मणों का रक्त शुद्ध होता है, जबकि पूरे दुनिया में 4 से 5 ग्रुप ही है। ये पूरे ब्राह्मण इस लाख कर रखे हैं कि नहीं, हम किसी को ब्राह्मण बनने नहीं देंगे। ब्राह्मण पैदा होते हेरिडेटिकल है, जबकि ये कंसेप्टिकल है। मुसलमान बनना है तो आप इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन सकते हैं। आप ईसाई धर्म में जाना चाहते हैं, वहां भी विकल्प खुला हुआ है, आप ईसाई धर्म भी कबूल कर सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, सिखिज्म में भी जा सकते हैं। मतलब दुनिया में बहुत सारे जो विचार है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट भी बन सकते हैं आप। इनको कोई डर नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आकर के अगर बुद्धिस्ट बनना चाहे तो वेलकम, स्वागत, यू आर ह्यूमन, आप मानो हो, हम आपको कबूल करते हैं। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि ब्राह्मण जो है, जो अन्य जो लोग हैं, उनको ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार नहीं है, या बनाने का कोई विधान नहीं डेवलप होने दिया। सीधे सीधे लिख दिया कि ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, वो पवित्र है, वही सारे लोगों के, सारे भू के, सारे संसार के स्वामी हैं, इन्हीं के पास अधिकार है। इसलिए साथियों बहुत खतरनाक बात है। और जो लोग हेरिडेटिकल होते हैं, जो लोग वंशानुगत है, याद रखना दुनिया में एक दिन मिटेगी ये व्यवस्था। जो लोग जन्म के आधार पे, जिनकी संख्या है, जो लोग जन्म के आधार पे अपने रक्त की शुद्धता का बहाना बना करके दूसरे लोगों को अपने साथ, अपने बराबर मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन याद रखना कि ऐसा ज्यादा दिनों में नहीं, 10 से 20 वर्षों में परिवर्तन हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, जो लोग वंशानुगत रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, जो लोग नस्ल के आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, जो खून के आधार पे कहते हैं हमारा खून शुद्ध है, ऐसे लोग जो ये सिद्धांत बना रखे हैं, वो आने वाले समय में मिटेंगे, खत्म हो जाएंगे, व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग नहीं मिटेंगे। ऐसी जो सोच है, जो ऐसी सिद्धांत है, वो सिद्धांत टूट जाएगा और इन लोगों को पुनः अपना टाइटल हटा करके ये मानववाद का टाइटल में घुसना पड़ेगा, मानववाद को स्वीकार करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि हम अन्य मानव से श्रेष्ठ। साथियों बहुत खास बात बता रहे कि प्रकृति ने पूरे संसार के जो ह्यूमन हैं, ह्यूमंस को एक ही तरह का 5-6 ग्रुपों का रक्त बना के दिया है। रक्त किसी का भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता, रक्त में ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप का खून, चाहे वो रिक्शे वाले का खून हो, चाहे वो किसी अछूत या सछूत का खून हो, चाहे किसी गुलाम का खून हो, चाहे मालिक का खून हो, सारे मानवों का, किसी भी मानव का खून, यहां तक कि स्त्री और पुरुष का भी खून जो है, वो स्त्री का पुरुष को, पुरुष को स्त्री को चढ़ाया जा सकता है। पूरे दुनिया में जो प्रकृति ने बनाया ह्यूमन बॉडी को एकदम एक समान व्यवस्था देके पैदा किया, ठीक उसी प्रकार पूरी दुनिया की कोई भी महिला या पुरुष एक दूसरे से वैवाहिक संबंध बना करके, चाहे वो अमेरिकी लड़की हो या अमेरिका का लड़का हो, चाहे वो किसी नस्ल की लड़की है, किसी नस्ल का लड़का हो, किसी धर्म की लड़की हो, किसी धर्म का लड़का हो, वो एक दूसरे के सीमन और ओवम के लिए एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करते हैं प्रजनन के लिए।
तो प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति ने किसी को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन नहीं देके पैदा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड देके पैदा नहीं किया, उसको बहुत स्पेशल नहीं बनाया, सबको एक समान बनाया। जब एक समान प्रकृति ने बनाया तो यहाँ के जो चालाक लोग हैं, जो शासक वर्ग के चालाक लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया बुद्ध की विचारधारा से सीख करके, जहां पे बहुत बड़े संख्या को अधिकार वंचित करके गुलाम घोषित कर रखा। साथियों, जब तक ये अधिकार वंचित लोगों को अधिकार आप नहीं संपन्न कराएंगे, तब तक आप भारत को प्रगतिशीलता की तरफ नहीं ले जा सकते, आप भारत को महान राष्ट्र नहीं बना सकते, आप भारत को साथियों ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। ये बहुत बड़ा टर्म और कंडीशन है साथियों। दूसरा जो शब्द आया सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। सोसाइटी का मतलब समाज। समाज किसे कहते हैं? जिस मानव समूह या वर्ग में बेटी और रोटी का न्यायपूर्ण व नैतिक पूर्ण तरीके से वितरण का संबंध होता है, उसे समाज कहते हैं। ये जो वर्ण और जातियों में बटे लोग हैं, हम कह सकते हैं कि ये 6743 विभाजित व्यवस्था है। ये एक दूसरे जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के साथ बेटी और रोटी का न्यायपूर्ण तरीके से कोई संबंध का रास्ता नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला हुआ, लेकिन समाज व्यवस्था में आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का यह अधिकार लागू नहीं है। आज भी ऑनर किलिंग है, आज भी छोटी बड़ी जातियों की क्रूरता है, छोटी बड़ी जातियों के अंदर ऊंच नीच और का भेदभाव है। ये बहुत सारी जो विडंबनाएं ये जुड़ी हुई है साथियों। इसलिए ये जो बेटी और रोटी का संबंध, जिससे समाज का निर्माण होता है, जिससे सभ्यता का निर्माण होता है, जिससे परंपरा और संस्कृति मानवीय संस्कृति को डेवलप की जा सकती है, ये सोच के आधार पे होना चाहिए। कोई व्यक्ति जाति के आधार पे या जन्म के आधार पे इस मानवीय समाज का निर्धारण नहीं कर सकता। जन्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे आप बेटी और रोटी के संबंध को स्थापित करने की व्यवस्था नहीं थोप सकते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। भारत का जो सोसाइटी है वो बहुत बड़ी विडंबना से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा विभाजन है। इस विभाजन को खत्म करना होगा। बिना खत्म किए आप किसी भी सूरत में सबको एका के तरफ नहीं ले जा सकते। ये 1000 साल की जो बीमारी है, ये बीमारी आप खत्म तभी कर सकते हैं जब पूरे भारतीय लोगों का जो सोच के आधार पे, भारतीय लोगों का सोच के आधार पे आइडेंटिफिकेशन हो, परिचय हो। आज आप देखते हैं हर लोग अपने नाम के आगे कोई ना कोई जाति का, कोई ना कोई धर्म का टाइटल लगा रखे। इसलिए साथियों, देश की एका की बात करते हो, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के आगे किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी वर्ण, किसी श्रेष्ठता, किसी नीचता का कोई स्थान नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है। समाज सर्वोपरि होगा तो राष्ट्र सर्वोपरि होगा। समाज का निर्माण हमें करना होगा जिस समाज में बेटी और रोटी का सभी वर्गों के लिए समान अवसर स्थापित हो, समान रूप से शिक्षा लागू हो, समान रूप से हेल्थ लागू हो, समान रूप से प्रतिनिधित्व लागू हो, हर वर्ग तक प्रतिनिधित्व देना होगा। अगर ये आप कर सकते हैं, परिचय हर आदमी का जो है, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है मैं फला यादव हूं, कोई व्यक्ति कहता है मैं फला विश्वकर्मा हूं, कोई भी व्यक्ति कहता है मैं फला तिवारी हूं, इसका मतलब वो घोषणा, ये घोषणा ही गलत है। एक तरफ कहते हो देश हमारा एक होना चाहिए, समाज हमारा एक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमको सबको एक समान अवसर देता है एक होने के लिए, और दूसरी तरफ घोषणा करते हो कि मैं फला विश्वकर्मा हूं, मैं फला वर्मा हूं, मैं फला कुशवाहा हूं, मैं फला यादव हूं, मैं फला मिश्रा हूं, मैं फला तिवारी हूं, मैं फला सिंह हूं, मैं फला दुबे हूं। ये क्या मीनिंग है?
अगर अब वास्तव में आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो आप अपने आइडेंटिफिकेशन को, आप अपने परिचय के टाइटल को शीघ्रातिशीघ्र बदल दें। सबका एक टाइटल होना चाहिए, भारतवासी। सबका एक टाइटल होना चाहिए, भारतीय। सबका एक टाइटल होना चाहिए, इंडियन। चाहे जो भी आप समझें, चाहे जो भी आप सोचते रहे। साथियों, ये जो हम लोग जो आपको सेशन दे रहे, आपको एजुकेशन दे रहे, ये एजुकेशन सिस्टम पूरे दुनिया में दो बहुत ही महान काम है। दो काम, एक एजुकेशन सिस्टम, एक मोटिवेशन सिस्टम। इस पे बात हम लोग करेंगे। एजुकेशन बिना दिए परिवर्तन करना संभव है, और एजुकेशन में जो अवेयरनेस एजुकेशन है, जो जागृत करने का एजुकेशन है, जिसको मोटिवेशन कहते हैं, लक्ष्य की तरफ ले जाना। लक्ष्य क्या है? पूरा भारतीय समाज एक हो, एक भारतीय समाज का निर्माण हो। जो विभाजन है, विभाजन खत्म हो भारतीय समाज का, एक समाज का निर्माण हो जहां पे सारे लोगों के बेटी और रोटी के संबंध न्यायपूर्ण, नैतिकपूर्ण तरीके से स्थापित करने के अवसर दिए जाए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो भारत को महान राष्ट्र बना सकते हैं, भारत एक महान देश बनेगा। लेकिन तब जब आप इस विभाजन को खत्म करने के लिए तैयार हो। साथियों, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़े विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस विषय को, इस सेशन को, इस चैनल को, जो भारतवासी पार्टी के नाम से यूट्यूब पे चैनल उपस्थित है, यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस एजुकेशन सिस्टम को, इस एजुकेशन को हम लोग पहुंचाने का काम करें। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है वैचारिक परिवर्तन। बिना वैचारिक परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं है। ये जो तमाम रिलीजन हैं, तमाम तरह के सोच और विचार है, ये हर मनुष्य के लिए ये विचार, कोई भी आदमी किसी भी विचार को मान सकता है, किसी भी विचार को मानने की आजादी है। लेकिन किसी भी विचार को किसी दूसरे मनुष्य पे थोपने या मनवाने की कतई आजादी नहीं दी जा सकती। किसी भी विचार को, किसी भी सोच को आप मानने के लिए आजाद है, लेकिन किसी भी विचार को, किसी भी सोच को किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी वर्ग के ऊपर, किसी भी मानव के ऊपर थोपने की और उसे मनवाने की अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। इन दोनों के बीच में, मानने और मनवाने के बीच में, आप किसी भी विचार को मान सकते हैं, आपका व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है, लेकिन आप मनवा नहीं सकते। मनवाने के लिए आप हिंसा नहीं कर सकते। इन मानने और मनवाने के बीच में एक प्रोसेस है कि आप किसी भी विचार को मानते हैं, उस विचार को आप चाहे तो जनता में ले जा सकते हैं, और जनता में ले जाने के लिए आप जनता में उस विचार को करुणा और शांति के रास्ते ले जा सकते हैं। इसके अलावे अगर कोई भी रास्ता अपनाते, क्योंकि किसी भी विचार को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव को अभिव्यक्ति का और उसके प्रचार प्रसार के लिए, आप उस विचार को जनता के बीच में ले जाने के लिए आपको आजादी दी जाती है। लेकिन वो आप किसी भी जनता या किसी भी मानव को अगर उस विचार को ले जाके आप उनके बीच रख रहे हैं, तो रखने का सिर्फ दो ही तरीका है, जो आज के 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें अपने विचार को, या ऐसी कोई भी विचारधारा हो जिसको हम मानते हैं, उसको करुणा या शांति से, करुणा और शांति दो, बहुत पहले तथागत बुद्ध ने कहा कि करुणा और शांति से हम किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए लायबिल है।
किसी भी विचारधारा को हम करुणा और शांति से जनता के बीच में, मानव के बीच में ले जा सकते हैं, माने या न माने उसकी मर्जी। लेकिन साथियों, आज क्या हो रहा है कि लोग अपने अपने विचार को मनवाने के लिए, भले उस विचार का आधार मानवीय ना हो, भले उस विचार का आधार अधिकार वंचना, भले उस विचार का आधार भेदभाव, भले उस विचार का आधार ऊंच नीच का भाव, भले उस विचार का जो आधार है वो भेदभाव पे आधारित हो, उस विचार को जबरिया धार्मिक मुलम्मा पहना करके ईश्वर के नाम पे जबरिया हिंसा के सहारे आज मानव के ऊपर थोपने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है साथियों, असली लड़ाई और फसाद की जड़ यही है। आप किसी भी विचारधारा को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, आप किसी भी विचारधारा को किसी को जबरदस्ती नहीं मनवा सकते साथियों, या किसी भी विचारधारा को थोपने या मनवाने के लिए आप तमाम तरह के सत्ता और संपत्ति का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते साथियों। हाँ, विचार आप रख सकते हैं, आजाद है, जिसको अच्छा लगे करेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं एक्सेप्ट करेगा। हम लोग भी जो विचार दे रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं आप माने या ना माने, आपके समझ में अगर ये बात आती है, आप स्वयं में इस पे चलने के लिए तैयार होंगे। आपके समझ में नहीं बात आती है, आप इस बात को नहीं समझ रहे, तो आप विचार को नहीं मान सकते। हमारा आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हम आपको समझा भी नहीं सकते। हम लोग अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं कि ये अनुभव के कारण भारतीय समाज का विभाजन है। हम लोगों ने ये थेसिस थियरी को समझा, इसको पढ़ा, इसको प्रैक्टिकली समाज में जाके महसूस किया, समाज के अंदर गए, जाकर के महसूस किया, स्वयं हम लोग भुक्तभोगी है। इसलिए इसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये चीजें हमारे भारतीय समाज में बुरी तरीके से स्थापित है, इसको आपको समझना होगा। आप इसको समझ करके निर्णय लेना आपको है। इसलिए साथियों, हमारा कोई दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको माने ही माने। आपको लगेगा कि तार्किक है, आपको लगेगा कि सब प्रमाणित है, आपको लगेगा कि नहीं ये घटित हो रहा है, आपको लगेगा कि नहीं बेमनस्सता है, आपको लगेगा कि नहीं ये अधिकार वंचित व्यवस्था है, नहीं आपको लगेगा कि नहीं ये जन्म के आधार पर हेरिडिटिकल लोग कुछ सुप्रीम पावर बन के इधर बैठे हुए हैं। अगर ये आपको लगता है तो आप इस विचार को मान सकते हैं, आपका ये अपना निर्णय है, इस निर्णय को ले सकते हैं। और जिस दिन सच का निर्णय आप लेने में कामयाब होगे, जिस दिन सोचने और समझने की शक्ति का आपने विस्तार किया, जिस दिन सोचने और समझने की शक्ति का विस्तार करेंगे, उस दिन आप निर्णय लेने में कामयाब होंगे। जो लोग निर्णय लेते हैं वही नेतृत्व करते हैं, और जो लोग नेतृत्व करते हैं वही लोग सत्ता पे कंट्रोल करते हैं। इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है। ये एजुकेशन सिस्टम और मोटिवेशन सिस्टम पूरे दुनिया में ये जो दो सिस्टम है, इस सिस्टम के ताकत पर आप सच को स्थापित कर सकते हैं। आप इस देश को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। आप इस देश को प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं। आप इस देश के 140 करोड़ के लिए एक अभिनव भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहां पे सबके अधिकार समान हो, जहां सबके लिए संसाधनों का अवसर उपलब्ध हो, जहां सबके लिए एक समान शिक्षा उपलब्ध हो, जहां सबके लिए फ्री शिक्षा उपलब्ध हो, जहां सबके लिए जो मौलिक, जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये 6 चीजें उसके लिए बराबरी के आधार पे हाजिर हो, उसके लिए बराबरी के आधार पे न्याय उसके साथ उपलब्ध हो। ऐसी व्यवस्था का जिस दिन भारत में निर्माण हुआ साथियों, उस दिन यह राष्ट्र एक गौरवशाली राष्ट्र बनेगा। पुनः अपनी खोई हुई जो अस्मिता इस देश की है, जब ये देश तथागत बुद्ध के विचारधारा के कारण पहली बार हुआ था साथियों, आज के 2500 साल पहले, जब तथागत बुद्ध ने चेतना के शक्ति का विस्तार किया था। चेतना के शक्ति का कैसे विस्तार हो, कैसे निर्माण हो, इस बहुत बड़ी थियरी में पूरे दुनिया में वही एकमात्र ऐसे महामानव, ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने बुद्धि का विस्तार किया, जिन्होंने चेतना के शक्ति का विस्तार किया, जिन्होंने सोचने और समझने की शक्ति का निर्माण कैसे किया जा, मानवीय शक्ति का निर्माण कैसे किया जा, मानवता का निर्माण कैसे किया जा, इसमें बहुत बड़ा अन्वेषण किया, बहुत बड़ा रिसर्च दिया। इस देश उस गौरवशाली रिसर्च को पाकर, या देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग इस रिसर्च पे
अपना आज भी रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च के कारण मानवता के इतिहास में एक महान सूर्य का निर्माण हुआ। उस सूर्य का नाम है तथागत बुद्ध। और तथागत बुद्ध ने घोषित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं पैदा होता। जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ और नीच नहीं होता। जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति नीचे और ऊंचे की लाइन में नहीं खड़ा हो सकता। यह सिद्धांत दिया तथागत बुद्ध ने। हमें सोच विकसित करना पड़ेगा। जिस दिन सोच हम लोगों ने विकसित किया, उस दिन महान भारत का निर्माण होगा। उस दिन महान लोग जो आज अधिकार से वंचित है, जो अवसर से वंचित है, अगर ऐसे लोगों को हम लोगों ने अवसर दिया, ये जो 90% लोग अवसर से वंचित है, अधिकार से वंचित है, अगर इनके पास ये अवसर पहुंचा तो निश्चित रूप से भारत भी इन 140 करोड़ लोगों पे गर्व करेगा। भारत भी इन एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के ऊपर गर्व करेगा कि इन लोगों ने भी हमें बहुत कुछ दिया है साथियों, और अभी कर्म के आधार पे दे रहे हैं। इसलिए साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आगे पुनः हम लोग आपके सामने नए दृष्टांत के साथ आएंगे और दृष्टांत रखेंगे। दृष्टि रखना आपके सामने, अपना पक्ष रखना आपके सामने हम लोग का परम कर्तव्य है। हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि देश में क्या होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के और महिलाएं जो अधिकार वंचित है, उन अधिकार वंचित लोगों के लिए अधिकार पाने का क्या रास्ता खोला जाएगा, ये निर्णय आपको लेना है। अगर ये रास्ता खुलता है तो भारत महान राष्ट्र बनता है। जब तक ये रास्ता बंद है, तब तक भारत महान राष्ट्र नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। एक बार पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। भारतवासी पार्टी के नाम से ये चैनल चल रहा है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम।